हाय, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। और आज हम फिर से ओबी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं? अभी तक हमने 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, हम उसके आगे अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैंने एक साथ 80 क्वेश्चन कराए हैं, मैंने पार्ट्स में इनको डिवाइड करा है। ठीक है, पार्ट 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, इस तरीके से। तो आप वो वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम 81 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एग्रेसिव इन्वॉल्वमेंट इन chronic incessant struggle to achieve more and more in less and less time, and if necessary against the opposing efforts of other things and other people। तो वो कौन सी पर्सनैलिटी कही जाएगी? टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी पर्सनैलिटी, बोथ इन बी या नन ऑफ दिस? क्या है बताइए। ठीक है, इससे आज आपको एक और टॉपिक मिल जाएगा। ये टाइप ए टाइप बी पर्सनैलिटी हमें पढ़ना है, ये भी हमारे सिलेबस में भी है और हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्या है इसका आंसर बताइए प्लीज़। तो इसका आंसर है टाइप ए पर्सनैलिटी। क्या है? टाइप ए पर्सनैलिटी। ठीक है, अभी हम इसे भी पढ़ेंगे, टाइप ए पर्सनैलिटी क्या होती है, टाइप बी पर्सनैलिटी क्या होती है। ठीक है, तो और सब एक चीज़ बता देती हूँ, जो दो चीज़ें बताऊंगी मैं जो इससे पूछा जाता है इस टॉपिक से, टाइप ए टाइप बी पर्सनैलिटी से। एक मिनट। हाँ, इससे पूछा जाता है आपको कि इसको दिया किसने है। ठीक है, तो इसको किसने दिया है आप बताइए, मैं बताती हूँ। इसको हमारे दिया है फ्रेडमैन एंड रोजमैन ने। ठीक है, किसने दिया? फ्रेडमैन एंड रोजमैन ने दिया है, 1950 में से दिया था। किसने दिया है? नेक्स्ट पेज पर लिख देती हूँ। फ्रेडमैन एंड रोजमैन ने। आई होप पढ़ने के लायक थोड़ा सा है। मुझे कैनवस पे लिखने में वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आई होप आप समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो इसका ये पूछा जाता है। आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या बुक में भी देखेंगे वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो जो टाइप ए पर्सनालिटी है, टाइप ए पर्सनालिटी, ठीक है, टाइप ए एंड टाइप बी एज वेल, इसको हमारा दिया था फ्रेडमैन एंड रोजमैन ने। कब दिया? 1950 में दिया। क्यों बता रही हूँ मैं? क्यों बता रही हूँ? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। और ये भी साथ ही साथ मैं बताते हुए चलूंगी कि यूजीसी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एक सेकंड। यूजीसी के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, 55 में भी पूछा गया है, 17 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा, 3 क्वेश्चन हो गए ना। पहले 4 क्वेश्चन पहले पूछा जाता है टाइप ए पर्सनालिटी वाले कौन होते हैं, टाइप बी पर्सनालिटी, इनमें डिफ्रेंशिएट करने को आता है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर पूछा जाता है इनका प्रोपेगेटर कौन है। ठीक है, तो एक इसका 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 आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने इतने डिटेल में बताया आपको। ठीक है, और बाकी टाइप ए पर्सनैलिटी के अंदर क्या है, बी के अंदर क्या है, इसको हम एक अलग वीडियो मतलब अलग लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब ये क्वेश्चन की क्लास है तो उसमें पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा समझा पाऊँ। ठीक है, पूरा बता पाऊँ, लेकिन मैंने इसलिए आपको क्वेश्चन का आइडिया दे दिया कि अगर आप पढ़ रहे तो आपको मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, मैंने जो वीडियो परसों अपलोड करी थी उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से, लास्ट में जाके मैंने बताया, वो शायद 23 मिनट्स की वीडियो है, जहाँ पे मैंने एंड में जाके जो 9 से 10 मिनट है, वहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से बताया था कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं चेक किया तो आप जाके उसे चेक कर सकते हैं, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और इसे मैं अलग से कवर कराऊंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ड्रॉप कर देता है। वो मैंने क्वेश्चन इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेंस फीलिंग दैट आर डायरेक्टेड एट समवन और समथिंग इज, कोई इंटेंस फीलिंग हो। ठीक है, तो क्या वो इमोशन होती है, क्या वो पर्सनालिटी है, क्या वो बोथ एंड बी एंड नन ऑफ दिस है? क्या है बताइए प्लीज। तो ये है आपका इमोशन। क्या है आपका? इमोशंस। ठीक है, नेक्स्ट। An assortment of non-cognitive skills and capability that influence a person's ability to succeed in coping with environmental demands and pressure। non cognitive बोल रहा है, cognitive नहीं बोल रहा है, non cognitive बोल रहा है।
तो क्या है वो? इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है, या फिर आपका पर्सनैलिटी है, बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ दीस है? क्या आंसर है इसका बताइए प्लीज, क्या आंसर हो सकता है इसका? इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या आंसर है इसका? इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलेंट्री एक्शन दैट वायलेट एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, वायलेट्स norms that threaten the organization, its member and both is, वो क्या चीज कहलाती है? That is emotional employee deviance, या both A and B, या none of these? क्या आंसर है इसका बताइए प्लीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सॉरी लाइट चली गई, ठीक है। नेक्स्ट, लाइट तो आती जाती रहती है, हमें पढ़ाई करने से मतलब है ना, हम पढ़ेंगे, ठीक है। A process by which individual organize interprets their sensory impression in order to give meaning to their environment, तो क्या वो इमोशन है, क्या वो परसेप्शन है? बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस है? क्या है इसका आंसर बताइए प्लीज। तो इसका आंसर है, द आंसर वुड बी परसेप्शन, द आंसर वुड बी परसेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, people selectively interpret what they see on the basis of their interest, background and experience, attitude, तो क्या वो इमोशन है, क्या वो सेलेक्टिव परसेप्शन है? बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस है? क्या आंसर है इसका, ठीक है। एक चीज आप शायद मतलब ऐसे ही कहते हैं कि हम ऑप्शन को, अगर हमें आ ना रहा हो तो हम ऑप्शन को कैसे टैकल करते हैं, हम किस तरीके से समझ पाते हैं कि क्या ये आंसर हो सकता है। क्या बोल रहा है? पीपल सेलेक्टिवली इंटरप्रेट, यहाँ क्या बोल रहा है? सेलेक्टिव परसेप्शन। कुछ आपको कॉमन दिख रहा है? आपको कुछ भी नहीं आता था, आपको ये पता ही नहीं है कि सेलेक्टिव परसेप्शन क्या होता है, कि इमोशंस क्या होता है, तब भी आप इसे कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगे, क्योंकि देखिए एग्जाम में कोई भी चीज़ आएगी तो आपको वो प्रॉपर वो चीज़ नहीं आती होगी। ऐसा नहीं कि आपने सब पढ़ा होगा, सब पढ़ लो, या सब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सब पढ़ लो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए आपको प्रिपेयर होना होगा कि अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेलेक्टिव, पीपल सेलेक्टिवली बोल रहा है, सेलेक्टिवली इंटरप्रेट, यहाँ पे बोल रहा है सेलेक्टिव परसेप्शन। आपको लग रहा होगा कुछ तो मतलब कुछ तो लोचा है दया, तो करके आप यहाँ पे मार्क कर सकते थे, ठीक है। ऐसे करके आपका 2 नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा, और 2 नंबर डिसाइड कर सकता है कि आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, evaluation of person characteristics that are affected by comparison with other people recently encountered who rank higher or lower on the same characteristic, ठीक है। तो क्या वो कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट है, सिलेक्टिव परसेप्शन है, बोथ इन बी है, नन ऑफ दिस है, ठीक है। क्या आंसर है इसका बताइए प्लीज, क्या आंसर हो सकता है इसका? तो इसका आंसर आपका, मतलब ये तो आप ऐसे ही डिलीट कर सकते थे, ठीक है। ये तो अभी हमने जो है आई थिंक अभी जस्ट देखा है ना, देखिए अभी हमने जस्ट देखा, आप ऐसे ही डिलीट कर सकते हो उसे। तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब ये आंसर है तो अगर ये आंसर नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो आंसर क्या है? कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। क्या है? कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट है, ठीक है। एट्रीब्यूटिंग वन ओन कैरेक्टरिस्टिक्स टू अदर पीपल, ठीक है। तो क्या वो कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट है, प्रोजेक्शन है, बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ दिस? अब ये भी उसी तरीके से आप कर सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं आता है तो, ठीक है। सपोज मुझे कुछ नहीं आता तो मैं कैसे करने वाली हूँ इस क्वेश्चन को, मैं कैसे करूंगी? अरे यार अभी तो मैंने देखा कि इसकी डेफिनेशन में द अबव डेफिनेशन वाज टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, द आंसर वाज कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। तो अब जो मैं करने वाली हूँ, तो ये तो आई थिंक ये नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ और था, यहाँ पे कुछ और था, तो आप क्या करोगे? आप एलिमिनेट करना शुरू कर दोगे। तो ये तो पहले ही हटा देती हूँ, ये भी हटा देती हूँ, इन दोनों में से कंफ्यूज हूँ, तो ये तो ऊपर वाला आंसर था तो ये होगा नहीं क्योंकि इसकी डेफिनेशन दूसरी है। तो आंसर वुड बी 89, सॉरी 80, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रोजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट,
A situation in which one person inaccurately perceives a second person and the resulting expectation cause the second person to behave in way consistent with the original perception. ऑप्शन नंबर ए सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, पिग्मेलियन इफेक्ट जिसे कहते हैं, सिलेक्टिव परसेप्शन, बोथ एंड बी, नन ऑफ दिस। अब आपको नहीं भी आता है तो आप वीडियो को पॉज करो और ऐसे जैसे मैंने बताया एलिमिनेट करने की कोशिश करो। तब तक मैं तो आपको आंसर बता ही दूंगी कि क्या है, तो आप ट्राई खुद से करिए क्वेश्चन सॉल्व करने की। ऐसे आपके अच्छा है ना, आपकी क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आप अंदाजा लगाइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आप वीडियो को पॉज कर दो और खुद से सोच लो, जैसे मैंने अभी एलिमिनेट करना सिखाया है आपको, आप उस तरीके से ज़रा कोशिश करिए, ठीक है। तो इसका आंसर है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, पिग्मेलियन इफेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपने पॉज करके ट्राई करा होगा, ठीक है, मैं यही मान के चल रही हूँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल मेक डिसीजन बाय constructing simplified models that extract the essential features from problem without capturing all their complexity, ठीक है। तो क्या ये कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट होता है, क्या ये बाउंडेड रेशनैलिटी है, क्या बोथ एंड बी, क्या नन ऑफ दिस है? सबसे पहले कौन सा ऑप्शन आप एलिमिनेट करना चाहेंगे? केबीसी टाइप वाली फीलिंग आ रही है ना, तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहेंगे? तो हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। इसे भी कर सकते हैं, अगर ये गया तो ये भी गया और ये भी गया, बचता क्या है? बाउंडेड रेशनैलिटी, इसका आंसर है बाउंडेड रेशनैलिटी। आप मुझे कमेंट में बताना कि बाउंडेड रेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ठीक है। एक होमवर्क टाइप देती हूँ, जब भी जो ये वीडियो देखेगा वो इसे अपना होमवर्क समझेगा और होमवर्क करने की कोशिश करेगा, देखेगा कि इस देख के बताएगा कि यूजीसी में 55 पेपर में कोड नंबर 55 दैट इज लेबर वेलफेयर में बाउंडेड रेशनैलिटी से कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ ही साथ इसे किसने दिया, ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है। तो आप बोलोगे कि सब तो हम ही कर लेंगे, आप क्या करोगे? इसलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे खुद सर्च करेंगे, खुद समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत बहुत आपका फायदा होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत 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 बार पूछा गया है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये आप जरूर करना, इसे सर्च करना, ठीक है। नेक्स्ट, जजमेंट शॉर्टकट्स इन डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक, सिलेक्टिव परसेप्शन, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज। क्या आंसर है इसका बताइए प्लीज, ठीक है, क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर है ह्यूरिस्टिक। क्या आंसर है इसका? ह्यूरिस्टिक। नेक्स्ट, सॉरी, एन इंक्रीज्ड कमिटमेंट टू अ प्रीवियस डिसीजन इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव इंफॉर्मेशन। तो क्या है? ह्यूरिस्टिक है, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट है, बोथ इन बी है या नन ऑफ दिस है? क्या आंसर है इसका बताइए प्लीज। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप कहना चाहो। नेक्स्ट, the process that account for individual intensity, direction and persistence of efforts toward attaining a goal। तो क्या वो मोटिवेशन है, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट है, बोथ एंड बी है या नन ऑफ दिस है? क्या आंसर है इसका बताइए प्लीज फटाफट से। तो इसका आंसर है हमारा मोटिवेशन। क्या आंसर है इसका? मोटिवेशन। अब जो मतलब बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज़्यादा ही इजी बेसिक है, ठीक है। तो ये जो है बहुत इजी और बहुत बेसिक है, ठीक है। बहुत पूछा जाता है, वेदर यू आर इन MBA, BBA, UGC, HRPSU, कोई भी एग्जाम में ये तो मतलब कंपलसरी कर दूँ मैं ये क्वेश्चन, तो ये कंपलसरी ही समझिए आप अपने लिए, ये तो आपको आइडिया होना ही चाहिए, नीड है। और बहुत इंटरव्यू अगर आप देते हैं, जैसे मैं इंटरव्यू दे रही थी, मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था और मैंने एक गलती भी की थी, अभी बताऊंगी कि मैंने वो गलती क्या की थी, ठीक है। तो नीड हायरार्की थ्योरी वाज गिवन बाय, और ये मुझे जहाँ तक पता है, आई मीन आप सबको पता होगा, तो किसने दिया था इसे? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने दिया था।
ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप इन तीनों को छोड़ दो, विलियम ऑची ने क्या दिया, हर्बर्ट साइमन ने क्या दिया है, अल्टन म्यू ने क्या दिया है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अल्टन म्यू के रिगार्डिंग मैंने सब बताया था आपको, और साथ ही मैंने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के पर्सपेक्टिव में थी वो मैंने कवर कराया, आप उसे भी देख सकते हैं। हर्बर्ट साइमन बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आप पीपीएम में पढ़ते हो उसे। विलियम ऑची आप ओबी में पढ़ते हो, ठीक है। तो ये भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही मैं इंपॉर्टेंट क्यों बताते हुए चलती हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना और कितना पढ़ना। पढ़ने को तो आप मतलब बुक्स ही बुक्स पढ़ते रह सकते हो, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं है। आप स्मार्ट स्टडी भी करिए तो आपको पता चलेगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब्राहम मैस्लो लोअर नीड इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है लोअर नीड में, क्या इंक्लूड करता है? क्या वो फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी है, क्या वो सिक्योरिटी है, क्या वो सोशल एंड नीड है, क्या वो ईगो नीड है? क्या नीड है प्लीज बताइए। सोशल नीड, सॉरी लोअर नीड, क्या है लोअर नीड? ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका, द आंसर वुड बी फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी। अब देखिए मेरे मुंह से वही निकलने वाला था जो मैंने अपने इंटरव्यू में बोला था। मैंने वही सोचा था कि आपको बताऊंगी कि मेरा इंटरव्यू था, तो मुझसे पूछा गया और मैंने बहुत अच्छे से बताया, मैंने सब एक्सप्लेन भी किया। आई वॉज मतलब इतनी हैप्पी। तो जब मैंने एक्सप्लेन किया तो जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे बहुत हंस रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। तो उन्होंने बोला बेटा इसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस क्या करते हैं? तो मैंने प्रोनाउंस किया उसे साइकोलॉजिकल अप्रोच, जबकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है और मेरा डाउट उसी दिन क्लियर हो गया कि इसे हम फिजियोलॉजिकल नीड बोलते हैं, ना कि साइकोलॉजिकल नीड। तो आई होप आप ऐसी गलती ना करें कभी इंटरव्यू में, आपका भी मजाक बन जाए, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं इसे साइकोलॉजिकल, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल नीड है, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर द हाईएस्ट नीड ऑफ मैस्लो हायरार्की? तो क्या वो फिजियोलॉजिकल है, सोशल है, ईगो नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है? तो इससे सबसे पहले हम एलिमिनेशन वाले मेथड से करेंगे, ये तो नहीं हो सकता हाईएस्ट नीड, ठीक है। तो अब बताइए, एक ऑप्शन मैंने कट कर दिया है, आपको 3 में से चुनना है, कौन सा चुनेंगे आप? ठीक है, कौन सा चुनेंगे आप? तो क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, ठीक है। क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये तो वही क्वेश्चन है। चलिए 99 पे चलते हैं। डगलस मैकग्रेगर propounded द थ्योरी एक्स एंड वाई दिया है, थ्योरी जेड दिया है, ERG दिया है, ठीक है, या नन ऑफ दिस? क्या दिया है डगलस मैकग्रेगर ने? तो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दिया, और ये भी इतना इंपॉर्टेंट है ना, मतलब हर बार एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, कैसे ना कैसे करके आपसे पूछ लिया जाएगा। थ्योरी जेड भी पूछा जाता है, ठीक है। तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड भी वीडियो मैं बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ी मुश्किल होती है, टाइम मेरे पास थोड़ा कम बचता है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूंगी कि मैं ये वीडियो आपके लिए बनाऊं। और थोड़ा सा बता देती हूँ ऊपर ऊपर से कि थ्योरी एक्स में ऐसा एग्जामिशन एग्रीगर ने किया कि एम्प्लॉयज़ काम नहीं करना चाहते, उन्हें काम करना पसंद नहीं है, वो ज़बरदस्ती का काम करते हैं। वाई में ऐसा उन्होंने, फिर वाई थ्योरी है वो ये बोलती है कि नहीं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स, वो काम करना चाहते हैं, ठीक है, और उनको वो डिसिप्लिन है, उनको काम करना अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि वो कोई ज़बरदस्ती का कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, which theory's traditional and narrow approach of human nature, average workers are lazy, passive and prefer to led by superior? अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया है आपके लिए, लेमन टर्म में बताया था, आपके लिए बहुत इजी होगा टू टैकल क्वेश्चन, बहुत ही आसान होगा आपके लिए। तो आप बताइए, एक्स है, वाई है, जेड, एक बार और रीड कर देती हूँ आपके लिए क्योंकि मैंने अब जस्ट आपको बताया है। Which theory is traditional and narrow approach of human nature? Average worker are lazy, जितने एवरेज वर्कर हैं वो लेजी होते हैं, पैसिव होते हैं, प्रेफर टू लेड बाय सुपीरियर, ठीक है। तो आई होप इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा क्या है। तो इसका आंसर है थ्योरी एक्स, ठीक है, थ्योरी एक्स, ठीक है। तो आज के लिए जो इम्पोर्टेंट टेक अवे है वो आप ये ले सकते हैं यहाँ से। मान लीजिए आप सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहते, आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि नहीं ये तो टू मच है,
ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये होगा कि आप जो है ये पढ़ लो, आप अब्राहम मैस्लो की थ्योरी को, आप कौन कौन सी थ्योरी आप स्किप नहीं कर सकते, कौन कौन सा क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते, मैं वही बता देती हूँ। अब्राहम मैस्लो से जितने रिलेटेड क्वेश्चन नहीं स्किप कर सकते, वैसे आज जो जितने भी हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें से आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ये भी, लेकिन ये भी आपको एग्जाम में आया है, ठीक है। सभी 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 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप काम करो, आप सारे ही कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने जो 20 क्वेश्चन कराए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे भी हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 100 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। अब आगे हम और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप सोच नहीं सकते इतने क्वेश्चन हैं। 300 प्लस अभी क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस होंगी जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, टॉपिक समझ में आएगा और ये भी समझ में आएगा किस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फिर हम धीरे धीरे चलेंगे, बेसिक से चलेंगे, बेसिक से हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बेसिक से फिर हम थोड़ा एडवांस जाएंगे। इसको मैं थोड़ा एडवांस लिखती हूँ इन इंग्लिश, थोड़ा एडवांस जाएंगे, थोड़ा एडवांस के बाद फिर एडवांस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब मेरा थोड़ा एडवांस से क्या मतलब है, PYQs करेंगे और वो PYQs करेंगे जो थोड़े इजी हैं, फिर वो PYQ करेंगे जो प्रैक्टिकल बेस वाले, जैसे मैं उस दिन बता रही थी आपको कि किस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताओ जैसे थ्योरी एक्स ही था, अब वो पूरा एक स्टेटमेंट बना के दे देगा, ठीक है, एक अलग से एग्जाम्पल बना के दे देगा, आपको पहचानना पड़ेगा। तो वो प्रैक्टिकल है उस चीज़ का, क्वेश्चन का। आसान क्वेश्चन बोलूँ तो आसान PYQ की आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। मैं इतना टाइम लगा लगा के क्यों ये आपको बार बार इस चीज़ को इंसिस्ट कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैं चाहती हूँ कि आप से वो मिस्टेक्स ना हो जो मोस्टली लोग करते हैं, या मैंने भी किया था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, ठीक है। मुझे कोई ऐसा बताने में कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सभी करते हैं यार। जो ट्राई करेगा उसी से गलतियां होती है ना, उसी को टाइम लगता है, जो खुद ट्राई करता है तो समझ जाता है। तो मैं नहीं चाहती आपको इतना टाइम लग जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर आप UGC का पेपर देने वाले हैं और कोल इंडिया का भी कभी भी अनाउंस हो सकता है कि वो पेपर होने वाला है। बहुत सारे बैंक में भी, शायद बैंक PO के भी पेपर हो रहे हैं या होने वाले हैं, आई डोंट नो, लेकिन होने वाला है। बैंक PO का भी पेपर होने वाला है, जहाँ पे आपके कोर सब्जेक्ट से भी पेपर आता है, ठीक है। पेपर 2 आपका कोर सब्जेक्ट जो होता है, 4 से क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी बहुत जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप प्रैक्टिस अभी करते रहिए, आगे आपके लिए आसानी होगी, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और ऐसे करके हमने अभी इन 100 क्वेश्चन में 2 मिनट सिर्फ आपका और लूँगी। इन क्वेश्चंस में हमने जो है अभी तक समझ लिया कितने टॉपिक, लगभग कितने टॉपिक समझे होंगे। हमने ये देखा होगा कि इतने टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लगभग 20 प्लस टॉपिक, ठीक है। 20 प्लस टॉपिक हमने देख लिया है, ठीक है। तो ये इसीलिए आपके हमने मॉडल्स देखा था, हमने अभी देखा थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, मैस्लो की थ्योरी देखा, हमने मैनेजर ग्रिड देखा यानी लीडरशिप का स्टाइल देखा, हमने ब्रूस टकमैन का मॉडल, अभी उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे, ठीक है। तो आपने ऐसे ऐसे करके टॉपिक समझ लिया, आपके लिए अब आसानी होगा। अगर आप ये क्वेश्चन देख के भी अगर आप टॉपिक पढ़ने जाए ना, तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये ऐसे पूछा गया था, इस तरीके से था, मैं ऐसे पढ़ता हूँ, या ऐसे एलिमिनेट करते हैं, ऐसे एलिमिनेट करते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नॉलेजेबल होगी, आपके स्टडी में वैल्यू ऐड करेगी, आपको मदद करेगी। मैं यही उम्मीद लेके चल रही हूँ कि आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। दोनों लिंक मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो, मैं हेल्प करना चाहती हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी जो भी हेल्प कर सकूँ वो करूँ, स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। तो आप मुझे मेल कर देना। अगर ग्रुप ज्वाइन करना है, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं टॉपिक्स कवर करती हूँ, उसके सभी PDF मैं उस ग्रुप में अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। और अगर आप मेल करने वाले हैं तो आप अपना नेम ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब आगे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए।